pertaining to violations of the rule of law or public wrongs and punishment, जिसकी वजह से पनिशमेंट मिलेगी। मतलब अगर दो पार्टी के बीच में अगर कोई जजमेंट सुनाने, मतलब एक क्या होगा, एक एक्यूज्ड होगा, एक डिफेंडेंट होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ। हाँ जी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम चालू करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ बिजनेस लॉ, जो कि मई 25 के लिए आईसीआई ने अभी रिसेंटली रिलीज करा था। बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट एंड जंप ऑन द क्वेश्चंस दैट आईसीआई ने कुछ नए क्वेश्चंस डाले हैं, और जिसके अंदर ना आईसीआई ने ना इस बार तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करने के लिए केस स्टडीज डाली है बहुत सारी। हम एक एक करके ना सारी केस स्टडीज को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहला क्वेश्चन, जो कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आईसीआई ने कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा इसके अंदर, क्योंकि घुमाने फिराने का कोई चक्कर ही नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम कंसीडरिंग द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हाँ जी, बताइए कौन कौन सी तरह के हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में टाइप ऑफ लॉज होते हैं। यस सर, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। तो सर हम बताते हैं। पहला होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है सिविल लॉ, तीसरा होता है कॉमन लॉ, और चौथा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस सर, यस सर। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ पे बात करते हैं। ये कौन सा लॉ होता है सर? क्रिमिनल लॉ होता है अगर हमने किसी चीज को करा है वायलेट, और उसके ऊपर के जो पनिशमेंट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल, आपने किसी के ऊपर क्या करा, आपने क्या करा, किसी जैसे आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसे चढ़ाना मत कभी भी, बट हाँ आपसे गलती से किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो ऐसे में क्या होगा, आप पे हो जाएगा क्रिमिनल लॉ, बिकॉज आपने एक काम ऐसा करा है जिसके ऊपर ना आपको पनिशमेंट्स मिलेगी। या फिर किसी ने किसी का कर दिया, एक्स ने कर दिया ए का मर्डर। इस टाइप के जो केस लॉज होते हैं, इस टाइप के जो लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे हमारे किस में कवर्ड होते हैं सर? ये सारे हमारे क्रिमिनल लॉ में कवर्ड होते हैं, जो आते हैं इंडियन पीनल कोड और इस टाइप के लॉज के अंदर। हमने क्लास में 100% कवर करा है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल लॉ की। अब सिविल लॉ क्या होते हैं? सिविल लॉ होते हैं जैसे इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट के बीच में कोई लड़ाई है, रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स हैं बिजनेस के ऊपर रिलेटेड। जैसे एक ए था और XYZ कंपनी थी, इन दोनों ने एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करा, और अग्रीमेंट की वजह से कुछ वायलेशंस हुई। इस वजह से या तो ए गया कोर्ट के अंदर, या XYZ कंपनी गई कोर्ट के अंदर। अब इन दोनों में से जो कि कोर्ट के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर आता है हमारा सिविल लॉ, जिसके अंदर हम कोर्ट कचहरी की जरूर चक्कर काटते हैं, बट ये होता है बिकॉज हमने क्या करा है, बिजनेस या लीगल डिस्प्यूट है, उसके ऊपर हमने कोर्ट केस करा है। देखो आपने यहां पे क्या करा है, आपने एक ऐसा काम करा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट को हानि पहुंचाता है। और इसके अंदर आपने क्या करा है, आपने आपके दोनों के बीच में, मतलब कोई कंपनी, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हो रहा है, वो सारा कवर होता है हमारा सिविल लॉ के अंदर। अब आता है एक हमारा कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ में क्या कवर होता है? फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई है, जो हमारा बन जाता है बाद में जाके लॉ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई, जिसके बेसिस पे हम आगे उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यूज करके कोई और डिसीजन पे डिराइव होना है। देखो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती है, वो बन जाता है लॉ। तो उसके बेसिस पे हम चाहे तो आगे और भी अगर कोई केस फंसता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को रेफर करते हैं, और ऐसे डिसीजन को जब हम रेफर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ। चलो एक एक करके ना एक बार सबको देख ही लेते हैं आंसर्स के अंदर, ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। आ जाइए, देखो ब्रॉडली चार तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ, एक कॉमन लॉ, और एक मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
पहले हम बात करें क्रिमिनल लॉ की। अब क्रिमिनल लॉ में क्या हुआ, लॉ पर्टेनिंग टू वायलेशंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट, जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिलेगी। क्रिमिनल लॉ इज गवर्न अंडर इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहां पे ये सारे कोड्स के तहत अगर कोई कंप्लेंट दर्ज होती है तो ऐसे में क्रिमिनल लॉ आता है। द क्राइम, its nature and the punishment, whereas the criminal procedure code defines exhaustive procedure for executing the punishment of the crime। जैसे मर्डर के केस हैं ये सारे हमारे कहाँ पे कवर्ड होंगे, ये सारे सर हमारे कवर्ड होंगे क्रिमिनल लॉ में। रेप केसेस, थेफ्ट केसेस, फ्रॉड केसेस, चीटिंग केसेस, ये सारे हमारे क्रिमिनल लॉ में आते हैं। बट मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर डेल्ट विद सिविल लॉ, जैसे कि सर्टन राइट्स या फिर ऑब्लिगेशंस को, सर्टन राइट्स या ऑब्लिगेशंस के ऊपर अगर कोई सूट होता है तो ऐसे जो कि लॉ आता है उसको बोलते हैं हम सिविल लॉ। प्राइमरी फोकस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, उसका डिस्प्यूट सॉल्व करना है रादर देन यहाँ पे अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम पनिशमेंट देंगे, बट सिविल लॉ के अंदर में हम क्या देंगे, हम ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएंगे और सामने वाली पार्टी के अंदर जो डिस्प्यूट है उसके बाद उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे उस पार्टी के ऊपर कोई फाइन लगना चाहिए या पेनल्टी लगनी चाहिए। बात समझ रहे हो? इस टाइप के जो केसेस होते हैं वो सिविल लॉ में कवर्ड होते हैं। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा आपने, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स करी तो आप पे पेनल्टी लगेगी, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज करे तो भी आप पे पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ होते हैं जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ के बेसिस पे जो कॉमन लॉ बनता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट सुनाती है उसके बेसिस पे जो लॉ बनता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। जैसे एक हमारा लैटिन वर्ड है स्टेयर डिसाइसिस, इसका मतलब होता है टू स्टैंड बाय व्हाट, टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। और विच इज डिसाइडेड किसने करा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने। इसका क्या मतलब है, टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस डिसीजंस व्हाइल रूलिंग द केस विद द फैक्ट्स आर सिमिलर ऑन ऑल द फोर लेग्स विद द अर्लियर डिसीजन। इसका क्या मतलब है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है तो हम उसका रेफर करके हम कोई और लीगल डिस्प्यूट हुआ है या कोई भी डिस्प्यूट हुआ है उसको, या क्रिमिनल भी हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना है हम उसको बेस मान के इस कॉमन लॉ को यूज कर सकते हैं। बात समझ आई? ये तीन समझ आ गए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉमन लॉ। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। इसके अंदर क्या होता है, आपको जस्टिस देना है, आपको इंटरप्रेट करके दोनों साइड की बात सुन के आपको जस्टिस देना है। मतलब नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डील, जस्ट नेचुरल जस्टिस देना आपको विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। कुछ चीजें होती हैं जो कि लॉ के आगे जाके होती हैं, जिसके अंदर ना लॉ नहीं लिखा होता, बट उसके अंदर जो हमारा जज होता है वो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यूज करके कोई डिसीजन पे आता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, A judgment can override or alter a common law, but it cannot override or change the statute। इसका क्या मतलब है कि कोई जजमेंट है वो कोई कॉमन लॉ को ओवरड्राइव कर सकती है। मान लो अगर किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई जजमेंट सुना दिया जो कि एक जो पहले कॉमन लॉ बना हुआ था उससे डिफर करता है, तो यस वो सुना सकता है, बिकॉज ऑन द बेसिस उसने इस लॉ के स्टैचू को करा है अलग तरीके से इंटरप्रेट। बट आप स्टैचू मतलब जो कि एक्ट बना हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ उसकी इंटरप्रिटेशन अगर चेंज हो सकती है तो आप उसको चेंज करके इंटरप्रेट कर सकते हो और उसको आप नेचुरल जस्टिस की तरह आप उसको देख सकते हो। ठीक है सर, समझ आया आपको? यस सर, समझ आ गया। तो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर चार तरह के लॉज होते हैं, एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ, एक कॉमन लॉ और एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डील करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डील किस में करता है, सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। इसका क्या मतलब है, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज एंड इट्स द रूल अगेंस्ट द प्रेजुडाइज। ऑडी ऑल्ट्रम पैरटेम, ये भी एक लिटल वर्ड है जिसका मतलब है हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। मतलब अगर दो पार्टी के बीच में अगर कोई जजमेंट सुनाना है, मतलब एक एक क्या होगा, एक एक्यूज्ड होगा और एक डिफेंडेंट होगा, अब दोनों के बीच के अंदर अगर कुछ हमें केस का जजमेंट सुनाना है तो आपको ना दोनों पार्टी की बात को सुन के फिर जजमेंट लेना पड़ेगा, दोनों को इक्वल राइट देना पड़ेगा और दोनों की बात को सुन के ही जजमेंट देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमने सर पहला क्वेश्चन कर लिया है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, अब ना देखो ये है केस लॉ, केस लॉ नहीं केस स्टडी। अब इस केस स्टडी को कैसे पढ़ना है ना, एक तो ना सबसे पहले आपको एक बात पते की बात बताता हूँ। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन के अंदर ना आप एक्स्ट्रा टाइम लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप क्वेश्चन के अंदर कम टाइम लगा के आंसर में स्ट्रगल करते रहोगे ना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू विल बी फेसिंग वाइल राइटिंग द आंसर। मान लो आपको कोई क्वेश्चन को रीड करने में लग रहे हैं 5 मिनट, बट आपने ना उसको फटाफट रीड करा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 5 मिनट की जगह ना चाहे 10 मिनट लगा लो, बट उस क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करो, हर एक बारीकी के अंदर घुसो, माइन्यूट डिटेल्स के अंदर, ताकि क्या होगा ना जब आप आंसर करने बैठोगे ना आपको ना कम सोचना पड़ेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे होगा क्या, आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ साथ ही क्या होगा, आपको ना कॉन्फिडेंट अलग लेवल का आएगा उस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज आपने उस क्वेश्चन की माइन्यूटली हर एक डिटेल को केयरफुली एनालाइज करा है, पढ़ा है, और उसके बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की केस स्टडी पे। आई नो दैट दिस केस स्टडी इज वेरी लार्ज, बट डोंट वरी, हम एक करके ना इस केस स्टडी को तोड़ेंगे और समझेंगे। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपको इस केस स्टडी की क्लैरिटी आएगी, और सेकंड थिंग इसके अंदर होगा क्या, आपको एक केयरफुल पढ़ना आ जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एक श्री शिवालय टेम्पल था, ट्रस्ट के नाम मतलब ट्रस्ट में चल रहा था, श्री शिवाय टेम्पल ट्रस्ट एक ट्रस्ट था, और उन्होंने डिसाइड करा कि रेनोवेट कराते हैं टेम्पल को फॉर दिस ट्रस्ट। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, उस पर्पस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट डिस्कस द बजट विद द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के साथ उन्होंने बजट लिया और 5 लाख का कॉन्ट्रैक्टर ने बजट दिया। ठीक है, आफ्टर गेनिंग इनफ मेंबरशिप टू सपोर्ट द फंड। अब देखो ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट के अंदर ना मेंबर्स होते हैं, अब मेंबर्स को ना कंट्रीब्यूट करते हैं वो ट्रस्ट को, ताकि ट्रस्ट चलता रहे। तो मेंबर जो है चैरिटी देते हैं, डोनेशन देते हैं। अब इन्होंने क्या करा, मेंबर्स से पूछ के 5 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से लिया था बजट, उसको उनसे पूछ के रिक्वायर्ड फॉर इनोवेशन ऑफ द टेम्पल कमिटी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर फॉर इनोवेशन। उनसे पूछ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा उस ट्रस्ट ने कि हाँ भाई सारे जितने भी मेंबर्स हैं आप अग्री कर रहे हो, इस वजह से मैं हाँ कर रहा हूं और रेनोवेशन करा रहा हूं। प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहे हैं मेंबर से। द प्लान फॉर द प्रपोज स्ट्रक्चर वॉज सबमिटेड एंड पास्ड। अब क्या हुआ, बट एज द मेंबरशिप लिस्ट इंक्रीज द प्लान्स ऑल्सो एक्सपेंडेड। प्लान और बढ़ा लिया, मेंबर और आए उस ट्रस्ट के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि इस मंदिर को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी 5 लाख से, अब वो बढ़ गई 7 लाख, क्योंकि अब मंदिर को और बड़ा कर रहे हो। अब इंक्रीज 7 लाख है ना, स्टेट अप्रूव्ड। अब नए जो लोग आए ना उन्होंने हाँ बोला, उसके बेसिस पे 7 लाख को कराया गया अप्रूव। मतलब जो नए लोग आए उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जो 2 लाख का बजट है हम नए लोग देंगे आपको। एंड ऑब्लिगेटेड बाय द कमिटी एंड कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल दिया गया कोई दिक्कत मत ले तू फंड की, नए लोग हैं वो 2 लाख का फंड करेंगे। रेनोवेशन वर्क वॉज कंप्लीटेड। अब कॉन्ट्रैक्टर ने सारा रेनोवेशन वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम द कमिटी, उसने पैसे मांगे कमिटी से। Meanwhile, new members who promised to contribute did not turn up. अब नए मेंबर ने क्या करा, जब काम कंप्लीट हुआ और 2 लाख देने की बारी आई ना, वो आगे ही नहीं आए, वो पीछे हट गए सारे मेंबर। प्रेसिडेंट had filed the suit against the member who promised to contribute. प्रेसिडेंट ने क्या करा, उन मेंबर जो कि नए मेंबर आए थे और जिन्होंने ये बोला था कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, वो सारे टर्न अप जो नहीं करे, उनके ऊपर प्रेसिडेंट ने केस फाइल कर दिया। मेंबर्स डिनाइड ऑन द व्यूज दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट वाज विद कमिटी टू कंट्रीब्यूट वाज विदाउट एनी कंसीडरेशन। वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा फॉर विदाउट कंसीडरेशन हुआ था, आप इस पे कोर्ट केस नहीं कर सकते, बिकॉज एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए एज पर सेक्शन 10 जो कि आप पढ़ के आए हो अपने सीए फाउंडेशन के कोर्स के अंदर, एज पर सेक्शन 10 कंसीडरेशन इज इंपॉर्टेंट टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने विदाउट कंसीडरेशन कराया, हेंस इनवैलिड। स्टेट विद रीजंस whether committee will succeed under the provisions of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नॉट। आप बताओ मेरे को कि अब इसके अंदर क्या प्रेसिडेंट सक्सेसफुल होगा या कमिटी मेंबर सक्सेसफुल होंगे? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर अभी लिख के बताओ, पहले वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं आता तो मेरी बात सुनो और वीडियो को करो कंटिन्यू और उसके बाद ये आंसर को देखो। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हुआ क्या, इसके अंदर एक ट्रस्ट था, उसका एक प्रेसिडेंट था और एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था किसके साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, टू रेनोवेट द बिल्डिंग।
उसका बजट कॉन्ट्रैक्टर ने 5 लाख रुपए दिया। अब क्या हुआ, नए मेंबर आए और उन्होंने बोला कि मंदिर को और एक्सपेंड करो, हम ना इसका बजट बढ़ा लेते हैं, और जो 2 लाख थे, जो डिफरेंस के 2 लाख थे, नए मेंबर कहते हैं हम कर देंगे फंड। अब क्या हुआ, जब फंड की बारी आई, नए मेंबर हट गए पीछे, मेंबर्स जो थे वो पीछे हट गए, मतलब पीछे हट गए, बैक हो गए, आगे आने की जगह पीछे हट गए। तो प्रेसिडेंट ने फाइल कर दिया सूट। तो एक प्रोविजन ऐसा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, हाँ, सेक्शन 10 तो बोलता है कि कोई भी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा अगर वो क्या होता है, अगर वो वैलिड कंसीडरेशन के साथ हुआ हो। चलो ठीक है, इसके अंदर वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, बट इसके अंदर ना एक प्रॉमिस था जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ने हाँ करा था कॉन्ट्रैक्टर को कि हाँ भाई आप करो रेनोवेशन का काम, हम बैठे हैं। अब आपने मना कर दिया, तो इस केस में चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन बना था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड माना जाएगा और इसके अंदर कमिटी मेंबर्स के ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था, बिकॉज आपने ना यहां पे प्रॉमिस करा था। अगर आप प्रॉमिस करते हो ना कोई चैरिटी के लिए जिसके अंदर आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब कोई कंसीडरेशन नहीं होती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेट्स चेक इट आउट, आ जाओ मेरे साथ आंसर के ऊपर, लेट्स चेक इट आउट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, तो एज पर सेक्शन 25 इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है विदाउट कंसीडरेशन वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, मतलब वो अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। बट हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। कब, अगर प्रॉमिस ही अंडरटेक करता है कोई लाइबिलिटी टू contribute to charity, then there is a contract that shall be valid even without consideration। इसके अंदर हमने एक कॉमन लॉ का यूज होता है जो कि केस लॉ था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, कमिटी मेंबर्स ने 5 लाख के लिए हाँ करी थी, बट और नए मेंबर आए, उन्होंने बोला इंक्रीज कर दो 5 लाख से, और न्यू मेंबर ने मना कर दिया। द कमिटी हैज फाइल्ड द सूट अगेंस्ट द मेंबर्स, बट द मेंबर डिनाइड द व्यू दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट विद द कमिटी वाज विदाउट कंसीडरेशन, हेंस इनवैलिड। बट इसके अंदर क्या हुआ, the promise made by the members to contribute is perfectly valid because even without consideration। ऐसा क्यों हुआ, because committee will succeed and members have to pay the promised amount, because इसके अंदर आपने promise करा है charity के अंदर donation के लिए, और ऐसा donation valid माना जाता है इस पर सेक्शन 25 अगर वो without consideration हो, because आप एक charity के अंदर donate कर रहे हो। आपको बात समझ आई, सेकंड केस लॉ समझ आया। देखो ऐसे केस लॉ ना हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर। देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आई नो दैट, बट एग्जाम्स के अंदर ना आपको ये सारी चीजें ना फटाफट अपने दिमाग के अंदर करनी पड़ेगी ताकि दिमाग खुलता रहे और आप आंसर जल्दी 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 समझें। बट ये टाइम ना अगर आप कम कर दोगे, मेरे को पता है आपको टाइम लग रहा है 5 मिनट का, अगर आप 7 मिनट लगा के अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना, वाई नॉट टू गिव दैट 7 मिनट्स, बिकॉज that will save your another 10 minutes while writing the answer, because you will be more confident in writing the answer rather than when you are reading the answer question in 5 minutes। if you are reading the question in 7 minutes, मतलब आप उसकी minutely details के अंदर जा रहे हो, then it will be good for you because you will write the answer very confidently। आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी पे, इसको भी हम ऐसे ही खोल खोल के पढ़ेंगे केस स्टडी को, ठीक है। अब आ जाओ मेरे साथ, साहिल डील्स इन प्री ओन्ड कार्स। एक साहिल है जो कि डील करता है प्री ओन्ड कार्स में, मतलब पहले वो एक बार किसी ने खरीदी होती है सेकेंड हैंड कार्स, एक तरह से मान लो राजू ने सोल्ड करी उसकी एक एक्सीडेंटल कार टू साहिल बाय फ्रॉड। देखो साहिल क्या है, साहिल एक डीलर है सेकेंड हैंड कार्स का। सेकेंड हैंड कार्स का हुआ क्या, एक राजू ना इसको एक कार चिपका गया जो कि फ्रॉड से राजू ने चिपका दी, एक्सीडेंटल कार थी, और उसको बोला साहिल को कि एक्सीडेंटल कार नहीं है, ठीक है। और साहिल कुड नॉट फाइंड द कार दैट इट वाज एक्सीडेंटल, साहिल को पता भी नहीं चला, उसने उस पर रबिंग करा दी, उसको बिल्कुल ठीक करा दिया, पता ही नहीं चल रहा था इस कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है। अक्षय अ कस्टमर विजिटेड द वर्कशॉप ऑफ साहिल, अक्षय आया साहिल के पास और उससे कार डिमांड करी विद इंटेंशन टू परचेज अ प्री ओन्ड कार। अक्षय इन्फॉर्म्ड साहिल, उस अक्षय ने साहिल को पहले ही यह बता के रखा था कि वो इस कंडीशन पे लेगा कि द कार शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, ऐसी कंडीशन पे लेगा कि कार जो है
उसके अंदर कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। साहिल सोल्ड द कार टू अक्षय, जो कि उसने राजू से ली थी, एरनेस्टली बिलीविंग दैट कार डिड नॉट फेस एनी एक्सीडेंट, उसके बेसिस पे कि कार ने कोई एक्सीडेंट फेस नहीं करा। आफ्टरवर्ड्स अक्षय फाउंड दैट कार वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट केस, उसके बाद अक्षय को पता चल गया कि कार तो एक्सीडेंट की वजह से आई थी। ही स्यूड साहिल, उसने साहिल पे केस कर दिया टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो फॉर डैमेजेस फॉर एक्सपेंसेस सफर्ड ऑन कार। टेकिंग इन टू अकाउंट, उसने केस कर दिया एक तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, प्लस में कोई डैमेजेस क्लेम करने के लिए। अब आप एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ, क्या अक्षय एलिजिबल टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और क्लेम डैमेजेस है या नहीं है? जल्दी से मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, अभी वीडियो को पॉज करके। चलो अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये मैंने आपको बताया राजू ने साहिल को फ्रॉडलेंटली कार बेची। अब साहिल के पास कौन आया? साहिल के पास गया अक्षय, और उसने कार खरीदी ऑन अ कंडीशन दैट आप मेरे को कार देना जो कि फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट हो। बट अब साहिल ने जो राजू की कार दी थी वो फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट नहीं थी, बट ऐसा ना साहिल को पता नहीं था, फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट नहीं थी, बट ऐसा साहिल को पता नहीं था, इसलिए साहिल ने राजू की कार अक्षय को बेच दी। अब आप बताओ, अक्षय को पता चल गया तो अक्षय ने ना साहिल के ऊपर केस कर दिया, अवॉइड करा कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस का। क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इसका आंसर है कि वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक की वजह से एंटर हुआ था। क्योंकि जो मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, क्योंकि इसके अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन तो हुई है, बिकॉज जो कार थी वो प्रोन फ्रॉम एक्सीडेंट थी, मतलब एक्सीडेंट हुआ वही कार थी और वही अक्षय को बेची गई है। बट इस चीज का पता नहीं था साहिल को, साहिल ने को पता ही नहीं चल पाया कि वो एक्सीडेंट की कार थी। तो अक्षय जो है साहिल के ऊपर ना, साहिल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है ना, वो अवॉइड तो कर सकता है, बट उस पर केस फॉर क्लेम ऑफ डैमेजेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो साहिल ने कार बेची थी उसको पता नहीं था कि ये कार जो है एक्सीडेंट किया। उसने अपनी सारी ड्यू डिलीजेंस लगा ली थी, उसके बाद भी उसे नहीं पता लग पाई है। चलो आओ एक बार आंसर के ऊपर आते हैं, लेट्स चेक इट आउट। आ जाओ। एक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। वो कब कब होता है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो मिसरिप्रेजेंटेशन तो इस केस में भी हुआ था, इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पोजेसेस। अब साहिल को पता था, साहिल को ये तो पता नहीं चल पाया कि वो एक्सीडेंट से फ्री कार है, उसने तो सब कुछ देख लिया था। When there is a breach of duty by person without an intention to deceive which he brings an advantage to him। चलो ये तो हमारे उसके क्वेश्चन के अंदर कवर नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं डायरेक्टली, ये वाला पॉइंट सिर्फ हमारा कवर हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब हम एक बार ना इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इज रॉन्ग डन विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। अब इसके अंदर क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ है, बट कोई उसका इंटेंशन नहीं था साहिल का अक्षय को कोई ऐसी कार बेचना जो कि एक्सीडेंट के साथ प्रोन हुई है। तो अग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन बाय अदर पार्टी कैन अवॉइड और रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अवॉइड भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, दैट ही शैल प्लेस्ड इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ रिप्रेजेंटेशन हैड मेड हैज बीन ट्रू। ये कर सकती है रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब साहिल ने बेची थी कार उसको तो पता नहीं था, उसने तो बीइंग ट्रू एंड फेयर बेची थी। डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ फ्रॉड बट नॉट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो अगर साहिल को पता होते हुए साहिल ने ये कार अक्षय को बेची थी और उसको पता था कि राजू ने इसको एक्सीडेंट वाली कार चिपकाई है और उसने आगे यही सेम कार चिपका दी अक्षय को। बट साहिल को नहीं पता था, साहिल ने पूरी ड्यू डिलिजेंस करी, राजू से पूछा भी, बट राजू ने क्या बोला था कि ये एक एक्सीडेंट वाली कार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता भी नहीं लगने दिया, रबिंग वबिंग सब करा ली। बट अक्षय को पता चल गया, कोई चलान आया या कुछ हुआ किसी के थ्रू या पुलिस कंप्लेंट के थ्रू, उसे पता चल गया कि ये कार तो एक्सीडेंट प्रोन है। इन द इंस्टेंट के राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार बाय फ्रॉड टू साहिल। साहिल को फ्रॉड के बेसिस पे बेची अ डीलर इन प्री ओन्ड कार। साहिल वॉज इनोसेंट, उसको तो पता नहीं था। द कार वॉज सोल्ड बाय साहिल टू अक्षय, उसने बेच दी।
that believing that car did not face any accident. Afterward, when Akshay knew about the car, he sued Sahil to avoid the contract and claim the damages. On the basis of this fact, Sahil had no idea that the car was accidental care and sale of car by Sahil to Akshay is actually affected by misrepresentation and not fraud. इसमें ना misrepresentation तो हुई है, but fraud की वजह से misrepresentation नहीं हुई है, because अक्षय को उसने जो कार बेची थी उसे खुद ही नहीं पता था कि एक्सीडेंट प्रोन कार है. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द इंटेंशन ऑफ द अक्षय. अक्षय हाँ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, खत्म कर सकता है, बट वो क्लेम नहीं कर सकता डैमेजेस, बिकॉज ये फ्रॉड की वजह से नहीं हुआ, ये मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है. अगर ये साहिल को पता होता और ये फ्रॉडुलेंटली अक्षय को ये कार चिपकाता तो अक्षय जो है इससे डैमेजेस के पैसे भी ले सकता था. अक्षय हैज द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम साहिल. यस सर, आया समझिए नहीं, बताइए मेरे को. अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. अब देखो आपको ना एक पैटर्न समझ आ रहा है. पहले हमने पूरा लॉ समझाया 3 से 4 लाइन के अंदर. फिर हमने क्या करा, फिर हमने इस लॉ को उस क्वेश्चन की केस स्टडी से रिलेट करा. केस स्टडी रिलेट विद लॉ. फिर हमने क्या करा, हमने लास्ट में कंक्लूजन दिया वेदर अक्षय कैन रिकवर डैमेजेस और कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. तो ये 3 स्टेजेस के अंदर हमें कोई भी आंसर को लिखना होता है. कोई भी लॉ का आप आंसर लिख रहे हो ऑफ अ केस स्टडी. पहले तो लॉ समझाना है आपको 3-4 लाइन में, फिर चाहे वो 5 लाइन का हो 10 लाइन का हो, लॉ पहले समझाना है, फिर केस स्टडी को रिलेट करना है उस लॉ से, उसके बाद आपको कंक्लूजन के ऊपर आना है. बात समझ आई. इन 3 पार्ट के अंदर कोई भी आंसर को आपको लिखना होता है केस स्टडी वाले. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राहुल क्या है, राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जूट बैग्स. राहुल मैन्युफैक्चरर है जूट बैग्स का. He contracted with Sonia to supply the raw jute bags for the purpose of making bags. उसने कॉन्ट्रैक्ट करा सोनिया से जो कि रॉ जूट बेचती थी कि मेरे को रॉ जूट दो मैं बैग बनाऊंगा. राहुल इन्फॉर्म सोनिया दैट कि देखो यार प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट होगी 27/6 को, बट सोनिया जी आप मेरे को ये सप्लाई है जो जूट की आप 25 तारीख तक दे देना ताकि मेरे पे 2 दिन हो इंस्पेक्शन करने के. क्वालिटी वेरिफिकेशन कैन बी डन इन नेक्स्ट 2 days. सोनिया सप्लाइड द जूट. उसने सप्लाई करी 27 तारीख को एंड इन्फॉर्म राहुल दैट शी कुड नॉट सप्लाई ऑन इतना ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन एंड शी ऑल्सो एश्योर्ड दैट क्वालिटी मेजर्स वर नॉट एनी वे कॉम्प्रोमाइज इन सप्लाई. उसने ऐसा बोल दिया. But Rahul wanted to avoid the contract as he was not given opportunity to examine the goods in light of the provisions of Indian Contract Act. State whether Rahul can avoid the contract. यार एक ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करके, अच्छा पहले ना आप एक काम करो, इस आंसर को खुद एनालाइज करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. अब आ जाओ एक बार आंसर के ऊपर. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है तब सही मानी जाती है जब वो परफॉर्म हुआ हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. आपने एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टाइमली गुड्स सप्लाई करे हो, जिस टाइम पे बोला गया था या फिर जो कंडीशंस थी उसको फुलफिल करते हुए ही काम करा हो. बट इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई बिकॉज राहुल ने मांगा था कि यार आप मुझे 25 तारीख तक जूट बैग्स दे देना, जूट बैग्स का जो रॉ जूट है वो दे देना ताकि मैं 27 तारीख को मैन्युफैक्चरिंग करा पाऊँ और मेरे को 2 दिन मिल जाएं बिटवीन दीज 2 days कि भाई मैं इसकी इंस्पेक्शन कर पाऊंगा. बट सोनिया जी ने ना 27 तारीख को भिजवाया. अब इसको 27 तारीख को मजबूरन उस दिन प्रोडक्शन चालू करानी थी क्योंकि इस पे ऑर्डर आ रखा था. अब ये पीछे हट नहीं सकता था. क्या राहुल अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? अब उसने क्या करा, 25 तक वेट करा, 25 को नहीं आया. उसने क्या करा, उसने 25 को कहीं और से रॉ मटेरियल खरीद लिया और सोनिया जी को कर दिया मना. क्या वो मना कर सकता है या नहीं, ऐसा पूछा गया. तो बिल्कुल कर सकता है क्योंकि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है 27 तारीख का कि 27 तारीख को अगर आप जूट दोगे ताकि मेरे पे 2 दिन बच जाएंगे क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए. बट आपने मेरे को 27 तारीख को दिया तो क्वालिटी वेरीफाई करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए आई कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. आइए आ जाओ आंसर के ऊपर फटाफट से. देखो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है. परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. आपको फुलफिल करनी पड़ेगी ऑब्लिगेशन. The parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such promises is dispensed with or excused under the provision of the Contract Act or any other law. देखो या तो कोई एक्सक्यूज उस लॉ के अंदर दे रखा हो, बट अगर कोई लॉ के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं दे रखा तो आपको जो आपने बोला गया था प्रॉमिस उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा.
Further, the promisee should have a reasonable opportunity to see that the things offered is the things contracted for. Otherwise, performance cannot be considered as a valid performance. देखो, एक होता है promiser, एक होता है promisee. अब promiser इस केस में हुआ सोनिया जी, और promisee कौन हुआ? किसको promise दिया था? वो दिया था, क्या नाम था इस भाई का? राहुल. ठीक है. अब क्या हुआ? Rahul manufacturer jute bags का entered in contract with Sonia to supply raw jute with the instruction that he needs raw jute till इतना. तो ये प्रॉमिस ही हुआ. उसने प्रॉमिस मांगा सोनिया से. सोनिया ने कहा कि मैं तुम्हें 25 तारीख तक दे दूंगी, सो दैट क्वालिटी कैन बी वेरीफाई, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ क्वालिटी एंड कैन बी डन इन नेक्स्ट वीक. बट सोनिया सप्लाइड द जूट ऑन इतना विद द इन्फॉर्मेशन दैट शी कुड नॉट सप्लाई ऑन इतना ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन. उसने 25 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगी. On the basis of this facts of the case, Rahul was not given a proper opportunity to examine the goods at the time of performance. This cannot be considered as a valid performance by Sonia and hence Rahul can avoid the contract. अब क्योंकि उसको टाइम नहीं लिया प्रॉपर क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और सोनिया जी को मना कर सकता है कि अब मेरे को आपके झूठ की कोई जरूरत नहीं है, आपने इसको टाइमली पहुंचाया नहीं और अब मैं इसको नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल, बिकॉज आपने मेरे को प्रॉपर टाइम पे नहीं दिया. अब मैं इस क्वालिटी को वेरीफाई कैसे करूं, आप मुझे बता दो. तो इस केस में जो है राहुल जी अपना कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं, रिसेंट कर सकते हैं, अवॉइड. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 4 क्वेश्चन सर हमारे हो गए आधे घंटे के अंदर. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मेसर्स जनता मशीन टूल्स एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड विद मेसर्स रुचि ट्रेडर्स. दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी बाय 31 जुलाई फॉर ₹15 लाख. इसके अंदर क्या हुआ? जनता ने बोला, जनता मशीन टूल्स ने बोला रुचि ट्रेडर्स को कि वो ना मशीनरी सप्लाई कर देंगे 31 जुलाई तक 15 लाख रुपए में. देयर वॉज अ लेबर स्ट्राइक इन द फैक्ट्री ऑफ मेसर जनता. जब वो मशीनरी बना रही थी उनके जो लेबर्स ने उन्होंने स्ट्राइक कर दी, जिस वजह से काम पूरा नहीं हो पाया और वो डिलीवर नहीं कर पाए मशीनरी रुचि ट्रेडर्स को. आफ्टरवर्ड मिस्टर रुचि ट्रेडर हैड टू परचेज द मशीनरी फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर 18 लाख. अब हुआ क्या था? अब वो मशीनरी बनानी पे 31 तारीख को, उनको 31 तारीख को चाहिए थी मशीनरी. अब वो डिले होता जा रहा था प्रोसेस. अब क्या हुआ? उन्होंने वादा करा था 15 लाख रुपए में मशीनरी बनाने का, बट आप 15 लाख रुपए में क्या आप मशीनरी नहीं दे पाए. अब रुचि ट्रेडर को मजबूरन ये जो 18 लाख की मशीनरी किससे खरीदनी पड़ी? इसको खरीदनी पड़ी 18 लाख की मशीनरी. वॉज ऑल्सो प्रिवेंटेड. हाँ, 18 लाख की मशीनरी खरीदनी पड़ी शिक्षा टेक्नोलॉजी से. और जब रुचि ट्रेडर्स शिक्षा टेक्नोलॉजीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे थे, तब टांग अड़ा दी थी जनता मशीनरी ने कि हाँ आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो. देखो, उन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस पेमेंट रख लिए थे. तो पहले क्या हुआ था? तो जो रुचि ट्रेडर्स है वो शिक्षा टेक्नोलॉजीज के पास गई थी 2 लाख का एडवांस देके कि आप ना मशीनरी दे देना. ठीक है. अब हुआ क्या? जब वो मशीनरी के साथ वही कॉन्ट्रैक्ट हुआ शिक्षा टेक्नोलॉजीज के साथ, फिर उसके बाद आया जनता इनलाइन कहता कि यार आप ना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर मत करो, प्रिवेंट करा उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से कि यार मैं ना आपको यही सेम मशीनरी 15 लाख में दे दूंगा जो ये आपको 18 लाख में दे रहे हैं, और ये जो 2 लाख रुपए आपने दे भी देना तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जाने दो, और आप मेरे से 15 लाख में मशीन लेना तो भी आपको 1 लाख रुपए का नेट फायदा हो जाएगा. अब क्या हुआ? ठीक है. एंड वर कंपेल्ड टू पे कंपेंसेशन ऑफ 2 लाख टू मेसेज टेक्नोलॉजी. क्योंकि पहले वो एंटर कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन्होंने दे दिया था, बट बीच में जनता आया कहता कि मैं आपको 15 लाख में दे दूंगा. तो रुचि ट्रेडर जब पैसे मांगने गए तो मेसेज टेक्नोलॉजी ने मना कर दिया कि यार अब मैं नहीं दूंगी, अब मेरा काम हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वैलिड. मेसेज जनता मशीन टूल्स वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड बाय रुचि ट्रेडर्स अबाउट इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद मेसेज टेक्नोलॉजी. उसने पहले बता दिया था देखो मैं इस कंडीशन पे आ रही हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो चुका है, मेरे को 2 लाख का जुर्माना पड़ा है, अगर आपने 31 तारीख को ये मशीन नहीं दी तो गड़बड़ हो जाएगी. मिस्टर रुचि ट्रेडर सूड मिस्टर जनता मशीन टूल्स, क्योंकि अब आपने 31 तारीख को मशीनरी प्रोवाइड नहीं करी और ये केस करा कि आपको 3 लाख रुपए, बिकॉज अब मेरे को 18 लाख में मशीनरी पड़ी है, 15 लाख वाली जो आप बोल रहे थे, तो 3 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे मेरे को, प्लस में ना आपको वो 2 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे जो मैंने शिक्षा टेक्नोलॉजीज को पहले दे दिए थे. क्या ये प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या रुचि ट्रेडर जनता मशीन टूल्स के ऊपर 5 लाख रुपए का केस फाइल कर सकती है?
या नहीं कर सकती है? बताइए मुझे आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अंदर बताइए। तो यस सर बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रुचि ट्रेडर्स पहले किससे मशीनरी बनवा रही थी? सो रुचि ट्रेडर पहले मशीनरी बनवा रही थी शिक्षा टेक्नोलॉजी से, और उसको ना उसने 2 लाख रुपए का एडवांस दिया था। बीच में टांग किसने अड़ाई? बीच में टांग अड़ाई जनता ने, जनता मशीन ने, और बोला कि यार आप छोड़ो इसका कॉन्ट्रैक्ट, 2 लाख रुपए जा रहे हैं तो जाने दो। और जनता को पता था कि वो शिक्षा टेक्नोलॉजीज के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने 2 लाख रुपए एडवांस में दे दिए, और उसको इतना भरोसा दिलाया कि मैं ना आपको टाइमली और बढ़िया क्वालिटी की मशीन दे दूंगा 15 लाख रुपए में, आपके फिर भी 15 + 2 17 लाख रुपए लगेंगे। अब क्या हुआ? ये दे तो पाया नहीं मशीन। अब रुचि ट्रेडर्स को मजबूरन किससे लेनी पड़ी ये मशीनरी? ये मशीनरी उसको वापस से शिक्षा टेक्नोलॉजीज के पास जाके लेनी पड़ी। तो अब उसे वो 18 लाख वाली मशीनरी 18 लाख रुपए देने पड़े। देखो सबसे पहले तो रुचि ट्रेडर्स का कहाँ नुकसान हुआ? रुचि ट्रेडर्स का नुकसान हुआ उसके 2 लाख रुपए शिक्षा टेक्नोलॉजीज ने फोरफीट कर लिए थे, और जनता मशीनरी उसके बीच में थी, तो 2 लाख रुपए का पहले नुकसान हुआ, फिर उसको 18 लाख रुपए देने पड़े, जबकि उसका काम पहले चल जाता। अब इसको 15 लाख में जब वायदा करा था वो तो मिला नहीं, और 3 लाख रुपए इसको एक्स्ट्रा और देने पड़ गए। तो यस, रुचि ट्रेडर 3 लाख + 2 लाख का जो है केस कर सकती है किसके ऊपर? जनता के ऊपर। आइए एक बार इसका एग्जाम्पल का आंसर देखते हैं। आइए देखो मेरी बात, सेक्शन 73 क्या बोलते हैं? कैलकुलेट रूल बताता है हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी डिटरमाइंड ऑन द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट टू हिम बाय दैट ब्रीच। उसकी वजह से उसको कितना लॉस हो? उसको भाई उसको 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। Compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events. Further, compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered into the contract as likely to result from the breach. उसे पता था, दोनों पार्टी को पता था, मतलब जनता मशीन को पता था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं होता, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने की वजह से उसको 2 लाख का नुकसान होगा, वो दैट इज द स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन द प्रीवियस नोटिस ऑन द बेसिस। मतलब अगर जनता को नहीं पता होता कि वो शिक्षा के साथ 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं तो जनता नहीं देता पैसे, बट जनता को पता था, इसकी वजह से 2 लाख का उसको नुकसान हुआ है। और ऐसा सेम रुचि ने इस जनता को बता दिया था कि मैंने शिक्षा को 2 लाख दे दिए, वो अब मेरे फोरफिट करेगा, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसलिए मेरे को आप 31 तारीख को मशीनरी दोगे, ठीक है। बट द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। नो कंपेंसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। चलो कोई कंपेंसेशन नहीं देंगे अगर कोई ऐसा लॉस होता है तो। बट इस केस में क्या हुआ? रुचि ट्रेडर्स स्यू करा जनता मशीनरी टूल को फॉर रिकवरी ऑफ 3 लाख, जो 18 लाख + 15 लाख जो ज्यादा, प्लस 2 लाख गिवन टू मैसेज शिक्षा टेक्नोलॉजीज। तो यस, 2 लाख तो हो गया स्पेशल डैमेज, बिकॉज इसने पहले ही इन्फॉर्म कराया था। और स्पेशल डैमेज के केस में क्या बोला हुआ है? स्पेशल डैमेज आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने प्रीवियसली नोटिफाई कराया। तो यस, आपने स्पेशल डैमेज का प्रीवियस नोटिफिकेशन दे दिया था, विच कैन बी कवर्ड विद ऑर्डिनरी डैमेज, क्योंकि 3 लाख का तो आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आपको 15 लाख की मशीन थी, अब कितने में पड़ी थी? आपको 15 लाख की मशीनरी अब आपको पड़ी थी कितने रुपए में? तो आपको पड़ी थी 15 लाख की मशीनरी 18 लाख रुपए में। यस सर बिल्कुल ठीक है, हो गया केस लॉ। यस सर बिल्कुल समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारा छठा क्वेश्चन। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहे, तो आईसीआई ने टोटल 7 क्वेश्चन डाले थे इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। उसमें से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। है ही छठा क्वेश्चन, बट पहला क्वेश्चन था हमारे लीगल सिस्टम का। डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आ जाओ देखते हैं। इसमें तो सीधा डिफरेंस ही तो बता रखा है। देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर भी, ए है और बी है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं एक घर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मान लो कि 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं, 1 मार्च को, और घर उनको देना था 10/3 को, ठीक है। अब ये घर ना 8 को जल गया, तो अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था वही जल गया। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए थे जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट जब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की बारी है तब तक ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जल गया। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, बिकॉज जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए थे वो है ही नहीं, अब बिकम्स वॉइड व्हेन इट कम्स टू
व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। अब वो इन्फोर्स हो नहीं सकता है, ये तो मीनिंग आ गया। अवॉइडेबल कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल कि ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए। हुआ क्या था, ए था मालिक और बी था नौकर। जो नौकर था इसकी ना एक ज़मीन थी 5 लाख रुपए की, जो कि मालिक ने बोला था कि यार तू ना मेरे को ये ज़मीन 1 लाख रुपए में दे दे। अब वो जो नौकर था ना, वो 1 लाख रुपए की मशीनरी, जो 1 लाख रुपए की जो लैंड है, वो मालिक को देने के लिए इसलिए रेडी हो गया बिकॉज नौकर को ना मालिक बिल्कुल पाल रहा था। मतलब उसको घर रहने के लिए दे रखा था, उसको सैलरी देता था, ठीक है, उसकी वाइफ को भी काम पे लगा रखा था, उसके बच्चों की ट्यूशन फीस भी देता था। तो इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ बी, वो इसलिए हुआ क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे हुआ। अनड्यू इन्फ्लुएंस, देखो अब मैं इतना स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, और यस आई नो दैट आप बच्चों ने सब कुछ पढ़ा होगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुआ ना पड़ा, इसलिए उसने 1 लाख रुपए में ये 5 लाख वाली लैंड को बेच दिया। बट वो चाहे तो ये केस भी कर सकता है उस मालिक के ऊपर, कौन, बी, कि यार ये मेरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना पड़ा, मैं चाहता तो मैं नहीं होता। तो ये हो जाएगा वॉइडेबल। अगर चाहे बी जो है वो केस कर सकता है और बोल सकता है कि यार ये 5 लाख की जमीन है, ये मैं 5 लाख की बेचूंगा, 1 लाख की इसलिए बेची क्योंकि मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में था, बट अब मैं केस करना चाहता हूं। तो ये वॉइडेबल हो जाता है ऑन द ऑप्शन ऑफ बी, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। ये नहीं चाहता था 5 लाख की 4 लाख में, 1 लाख में बेचना, बट इसको बेचना पड़ गया मजबूरन बिकॉज ये सारा काम इसका मालिक देख रहा था। तो ये वॉइडेबल हो जाएगा ऑन द ऑप्शन ऑफ बी। बी चाहे तो वो कर सकता है इसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म। अवॉइड कैन नॉट, अब आता है इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा, बट इट इज इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये बी के बेसिस पे, बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे फुलफिल भी कर सकता है, बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है वॉइड। तो वॉइडेबल की डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है, वर्ड से, वॉइड प्लस एबल, मतलब इसकी ऐसी एबिलिटी है ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इनवैलिड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्री फ्रॉम कंसेंट नहीं होता, और कंसेंट फ्री जब होता है जब वो कंसेंट के अंदर एंटर हुआ हो विदाउट एनी कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। सिंस ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किसके बेसिस पे हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे एंटर हुआ था, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल करार दे सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अब आते हैं कॉज के ऊपर। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ, चेंज इन द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। अब घर जल गया, किसी कंट्रोल में तो था नहीं, ए ने तो जलाया नहीं होगा, बी क्यों जलाएगा अगर उसे खरीदना है तो। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, क्योंकि ये कंसेंट उसका फ्री नहीं था, कंसेंट उसको लिया गया था बिकॉज ऑफ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से। अब आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, अब ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता बिकॉज अब तो घर ही नहीं बचा। बट इफ द अग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन sue द अदर पार्टी क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, बट इसे रीजनेबल टाइम के अंदर इसके लिए कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। राइट्स, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू पार्टी। यार इसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना, स्टार्टिंग में घर जल गया, अब इसके अंदर कोई लीगल राइट तो नहीं होता। बट हाँ, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। उसके हाथ में है कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना विद इन अ रीजनेबल टाइम। यस, रीजनेबल टाइम के विद इन करना पड़ेगा। इफ सो रिसेंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ इट इज नॉट रिसेंडेड, अगर उसने कोर्ट के अंदर रिसेंड नहीं करा, मतलब खत्म नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, ये हमने पहले भी डिफरेंस पढ़ा हुआ है, हमें एक बारे में समझ आ गया, और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था ICAI का। आया समझ या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी है। अंकित हैज टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम किशोर ऑन द गारंटी दैट सुदीप एट द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। मतलब उस अंकित ने लोन लिया था फ्रॉम किशोर, जिसको सुदीप ने गारंटी दी थी अगर ये नहीं देता तो गारंटी दी थी कि ये 12% का तो ब्याज देगा, और अगर ये नहीं दे पाता तो मैं दूंगा आपको 1 लाख रुपए और 12% का ब्याज, ऐसा सुदीप ने बोला। तो सुदीप हो गया श्योरिटी किसका, अंकित का। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, अंकित गया एंड किशोर के पास, उससे इसने क्या करा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करा लिया और एक्सटेंड करा लिया टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ सुदीप। मतलब सुदीप के कंसेंट के बिना उसने ना, जैसे फॉर एग्जांपल किशोर ने अंकित को 1 लाख रुपए लेंड करे
ऑन अ गारंटी दैट सुदीप पे कर देगा अगर अंकित पे नहीं करता तो। बट अंकित पे नहीं कर पाया 1 लाख रुपए और वो चला गया डायरेक्टली किशोर के पास कि यार मैं ना अभी नहीं दे पाऊंगा, आप ना मेरा टाइम 5 साल का जो आपने रखा था, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का रखा था, आप इसको बढ़ा के 7 साल कर दो और मैं आपको ये 1 लाख रुपए दे दूंगा। बट ये जो 2 साल बढ़वाए ना अंकित ने किशोर से, 2 साल, इसकी ना कोई नॉलेज नहीं थी किसको, इसकी नॉलेज नहीं थी सुदीप को, जो कि सुदीप नॉलेज नहीं थी सुदीप को। और सुदीप था क्या, सुदीप था श्योरिटी किसका, ये श्योरिटी था अंकित का। तो क्या अब हुआ क्या बाद में, अंकित हो गया इंसॉल्वेंट 7 साल बाद। वेदर किशोर स्यू सुदीप फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब क्या किशोर सुदीप को रिकवर कर सकता है अमाउंट उससे या नहीं? द आंसर इज नो, बिकॉज अगर कोई श्योरिटी है और वो किसी की श्योरिटी ले रहा है, मतलब किसी का गारंटी ले रहा है, गारंटर है जो किसी की गारंटी ले रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज होता है उसकी नॉलेज के बिना, तो वो अपनी राइट से ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाता है। मतलब अब वो 1 भी रुपए के लिए लाइबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसका 5 साल का 7 साल करा क्यों, मेरे से बिना पूछे। ऐसा सुदीप बोलेगा किशोर को, आप मेरे से पूछ के करते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बताता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आपने मेरे से बिना पूछे कर दिया। ऐसे केस में मैं इसका गारंटीड नहीं रहा और मैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहा। आ जाओ एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो, प्रोवाइड वेयर देयर इज एक बार सेक्शन 133, देखो सेक्शन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ तो उसको बिल्कुल याद करना, बट अगर ऐसे सेक्शन है इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। मतलब अगर इनके टर्म्स में कोई चेंज आता है, जो कि प्रिंसिपल डेटर था यहाँ पे अंकित, है ना, और क्रेडिटर कौन था, क्रेडिटर था यहाँ पे किशोर, और श्योरिटी था यहाँ पे सुदीप। इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी, अभी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देगा क्योंकि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज आए हैं और टेकिंग प्लेस टू सच वेरिएंस। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर, बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कॉम्पोजिशन विद और विदाउट विद प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू और प्रोमिसेस नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। या तो वो बोलता है कि एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है और ये बोलता है कि चलो कोई नहीं मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, इस केस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज होता है अनलेस अगर श्योरिटी को भी पता हो और श्योरिटी कंसेंट करता हो तो। अब इसमें क्या हुआ, किशोर ने एडवांस करा अंकित को लोन ऑन द गारंटी ऑफ सुदीप की गारंटी पे एट द रिक्वेस्ट ऑफ अंकित। किशोर ने रिड्यूस करा इंटरेस्टेड और साथ ही साथ रीपेमेंट का टाइम बढ़ा दिया विदाउट द नॉलेज ऑफ सुदीप। इस केस में सुदीप ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वेरिएशन हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की राइट्स में। किशोर एक्सटेंड द टाइम ऑफ रीपेमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सुदीप। इस वजह से आया समझ या नहीं? यस सर समझ आ गया। ये हमारा श्योरिटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है आईसीआई ने इस आरटीपी के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट्स एंजॉयड बाय श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एंड अगेंस्ट द को श्योरिटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको कवर करते हैं। देखो क्या क्या राइट्स हैं श्योरिटी के अगेंस्ट द क्रेडिटर, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द को श्योरिटीज। श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज, मतलब अगर मान लो एक श्योरिटी है, उसने कोई श्योरिटी दी है, किसी गारंटी ली है और बाद में वो फुलफिल नहीं हो पाई, बट उस क्रेडिटर ने, जैसे जिस इस केस में जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उस केस में किशोर था, क्रेडिटर ने कोई सिक्योरिटी ली है उस डेटर के अगेंस्ट, तो अगर वो पे नहीं कर पाता तो पहले वो उस सिक्योरिटी को बेच के जितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा क्रेडिटर वो रिकवर करेगा। उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा जो कि डेटर नहीं दे पा रहा, तब जाके श्योरिटी आएगा पिक्चर के अंदर और पे करेगा। तो देखा जाए तो श्योरिटी पे जो कि सिक्योरिटी क्रेडिटर ने ली है डेटर के अगेंस्ट, उसके ऊपर इस श्योरिटी का बेनिफिट है, अधिकार है।
a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into। मतलब यार देखो ना, यहाँ पे किशोर था, ये था सुदीप, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, और ये था अंकित, अंकित को लोन दिया था। बट किशोर ने क्या करा था, 50,000 की उससे ना गोल्ड चेन रखवा ली थी अंकित से। अंकित हो गया इंसॉल्वेंट। तो जब सुदीप पे करेगा ना किशोर को, वो 1 लाख रुपए नहीं करेगा, वो 50,000 की पहले चेन को बेचेगा। मान लो ये चेन हो गई 60,000 की, तो 60,000 लेस 1 लाख, तो सिर्फ वो 40,000 पे करेगा। तो एक तरह से जो 60,000 का हक है वो सुदीप का है इस कोलेटरल पे, इन केस अगर जो डेटर है वो पे नहीं कर पाता। वेदर द श्योरिटी नोज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी और नॉट, चाहे सुदीप को पता हो उसने सिक्योरिटी ली है या नहीं ली है, बट ऐसा माना जाएगा कि उस सिक्योरिटी पे सुदीप का भी हक है। एंड इफ द क्रेडिटर लॉसेज और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट्स विद द सिक्योरिटी, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। राइट टू सेट ऑफ, इस केस में क्या होगा, इफ द क्रेडिटर यूज द श्योरिटी for payment of principal debtor's liability, the surety may have the benefit of the set off, if any, that the principal debtor has against the creditor। इसका क्या मतलब है, अगर क्रेडिटर मतलब किशोर किसको स्यू कर रहा है, सुदीप को, फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी के लिए, द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट टू सेट ऑफ इफ एनी द प्रिंसिपल डेटर हैज अगेंस्ट। मतलब ये जो लोन था 1 लाख रुपए का तो था, ठीक है, बट अंकित ने ना कुछ गुड्स भी दे रखे थे, बेसिकली ट्रांजेक्शन भी करते थे, और इसके अगेंस्ट ना बेसिकली इसकी बुक्स में एक क्रेडिटर भी आ रहा था अंकित के नाम पे 10,000 रुपए का। 1 लाख का तो लोन दे रखा था और 10,000 के ना गुड्स अंकित ने दे रखे थे। तो जो सुदीप है ना वो इस 10,000 को इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर पाएगा। मतलब कि भाई किशोर जी आपके पास 10,000 की गुड्स अंकित को पेमेंट करनी थी, आपको 10,000 की गुड्स की, जो कि आपने नहीं करी थी। चलो वो नहीं ले पा रहा तो मैं आपको सिर्फ 90,000 रुपये दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये राइट है सेट ऑफ करने का अगर कोई पैसा पेंडिंग हो तो, ठीक है। अब आता है राइट टू शेयर रिडक्शन। द श्योरिटी हैज द राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन हिज लायबिलिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब अब क्या हुआ, इंसॉल्वेंट की वजह से ना 1 लाख की लायबिलिटी अंकित की रह गई 90,000 रुपये की। इंसॉल्वेंट हो गया अंकित, तो उसकी लाइबिलिटी, तो होता क्या है जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो कोर्ट ना एक फैसला सुनाती है जिसकी वजह से ना उसके जितने भी क्रेडिटर होते हैं उसको ना कम अमाउंट देना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे जो किशोर का जो अमाउंट आया वो आया सिर्फ 90,000। तो जो हमारा सुदीप है ना वो सिर्फ 90,000 के लिए ही लाइबल रहेगा, 1 लाख के लिए लाइबल नहीं रहेगा। बात समझ आई या नहीं, इससे समझ आ गई। राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब क्या होता है, वेयर अ गारंटी डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस। मतलब अब हुआ क्या, डेट ड्यू हो गया और वो पे नहीं कर पाया। अपॉन द पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दिट ही इज लाइबल फॉर, ही इज इन्वेस्टेड विद ऑल राइट्स विद द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। मतलब क्या हुआ, यही एग्जाम्पल लेते हैं किशोर का और सुदीप का। तो किशोर और अंकित के बीच में ट्रांजेक्शन हुई थी और सुदीप था अंकित का गारंटियर, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ड्यू डेट आई अंकित तो पैसा दे नहीं पाया, तो सुदीप ने किशोर का सारा पैसा दे दिया। अब सुदीप की बुक्स के अंदर अंकित के नाम पे आ गई, डेटर बन गया। तो अब सुदीप के पास जितने भी हक किशोर के पास थे वो सारे हक सुदीप के पास आ जाएंगे अगेंस्ट दैट अंकित। तो इस केस को बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको राइट ऑफ सबरोगेशन। मतलब वो सारे राइट्स ट्रांसफर हो गए, किशोर के जितने भी राइट्स थे सारे सुदीप को। इट मीन्स दैट ऑन पेमेंट ऑफ द गारंटी डेट और परफॉर्मेंस ऑफ गारंटी ड्यूटी द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। पहले किशोर किसके जूते में घुसा हुआ था, क्रेडिटर के जूते में। अब सिंस किशोर को तो सारी पेमेंट कर दी सुदीप ने, अब सुदीप खुद क्रेडिटर के जूते में घुस जाएगा और अंकित से पैसे मांगेगा। इस राइट को बोलते हैं हम राइट ऑफ सबरोगेशन। implied promise to indemnity surety in every contract or guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety। इसके अंदर एक implied guarantee होती है, अगर surety ने कोई पैसा दिया है प्रिंसिपल डेटर का, मतलब अंकित का अगर सुदीप ने कोई पैसा दिया है तो सुदीप के पास राइट है उस पैसे को रिकवर करने के लिए फ्रॉम अंकित whatever sum he has rightfully paid under the guarantee। बट अगर उसने जान के उसके बाद भी कुछ ऐसा पैसा दे दिया जो कि राइटफुल नहीं था, उसके लिए सुदीप
अंकित से पैसा डिमांड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल राइटफुली 1 लाख रुपए देने थे अंकित को, बट सुदीप ने ना राइटफुली 1 लाख रुपए बन रहे थे अंकित के, जो कि सुदीप को किशोर को देने थे। बट सुदीप ने क्या करा, 1,10,000 दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, और अब वो 1,10,000 रुपये अंकित से मांग रहा है। तो अंकित सिर्फ 1 लाख रुपए देगा क्योंकि लीगली 1 लाख रुपए बनते थे, आपने 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए। को श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या है ये, व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी इज गारंटीड बाय 2 और मोर पर्सन। मतलब अब इस केस में एक बंदा नया ऐड हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल में। सुदीप के साथ साथ एक बंदा और था जिसका नाम था राहुल, दोनों थे को श्योरिटीज अंकित के, कि अगर अंकित पैसा नहीं देता ये दोनों पैसा देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कोई श्योरिटी होता है ना, तो उनके बीच में जो राइट होते हैं और कंट्रीब्यूशन अगर अंकित नहीं दे पाता वो इक्वल होता है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड ईच श्योरिटी, जब तक अग्री नहीं होता ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर द डिस्चार्ज ऑफ होल डेट और पार्ट ऑफ द डेट रिमेन्स अनपेड बाय डेटर, जितना ही पार्ट अनपेड रह जाता है। बट लाइबिलिटी ऑफ द को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। फॉर एग्जाम्पल अंकित की गारंटी ले रखी थी 30,000 की तो राहुल ने, और 70,000 की मान लो सुदीप ने। अब अंकित ने ना 40,000 तो पे कर दिए थे, अब बचे 60,000। तो 60,000 रुपये ना आप ऐसा नहीं कह सकते आप डायरेक्टली सुदीप से ले लोगे या राहुल से ले लोगे, या पहले राहुल के एग्जॉस्ट होके फिर सुदीप के पास जाएंगे। तो 60,000 का इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे हम तो आएगा 30,000। तो 30,000 ही राहुल देगा और 30,000 सुदीप देगा। ठीक है, बट अगर जैसे 70,000 ये सिर्फ 30,000 ही दे पाता है, किसको, ये 30,000 दे पाता है किशोर को, तो बचे 70,000। अब इन 70,000 में से पहले तो 60,000 का 30,000 देगा राहुल और 30,000 देगा सुदीप, फिर जो नेक्स्ट 10,000 है ना अब देगा सुदीप बाकी सारे। इस केस में ऐसा होता है, बात समझ आई। तो ये मैंने एग्जांपल बताया लायबिलिटीज के अंदर। The principle of equal contribution is, however, subject to the maximum limit fixed by the sureties. Co-sureties who are bound in different sum are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit. जब तक लिमिट है जब तक तो आपको इक्वली ही पे करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी हमारे जितने 8 थे क्वेश्चंस जो कि आरटीपी के थे वो हमने आज कवर करे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का टॉपिक, चलो इसको हम इतना ही पार्ट रखते हैं, मैं सेकंड पार्ट साथ साथ ही डाल दूंगा। आप एक पार्ट देखिए, थक जाए तो आप दूसरा पार्ट चालू कर लेना। ठीक है, आपको 2 मिनट का ब्रेक है और मैं ब्रेक लगा रहा हूं, अगर किसी को सुनना है तो वेल एंड गुड। हाँ जी, हाँ, तो अगर किसी को सुनना है तो सुनिए, अगर किसी को नहीं सुनना तो आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं ब्रेक तब तक के लिए। यस सर, चालू करें अब। यस सर, सेकंड टॉपिक जो है हमारा सेल ऑफ गुड्स, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आई होप आप सब फ्रेश हो गए होंगे अपने एक बार ब्रेक लेके। आई नो थोड़ा सा लंबा तो जाएगा ये सेशन यार, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन डाले आईसीआई ने, अगर नहीं समझाओ तो फिर दिक्कत आएगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही केस स्टडी है। अब इसके अंदर कितने, 1 2 3 केस स्टडी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो कि 12वां क्वेश्चन है वो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 3 केस स्टडी, इसमें टाइम लगेगा और उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। टिक टॉक, यस सर, स्टार्ट। रामविलास यादव इज अ फार्मर। अन्ना चिप्स कंपनी थी, अप्रोच्ड हिम। रामविलास यादव जो फार्मर था उस पर अप्रोच करा उसने और एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करा 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटो के साथ, विच इज टू बी ग्रोन इन द फील्ड्स बिलोंगिंग टू रामविलास यादव, और 1,000 पर क्विंटल पे उसकी डील हुई। अन्ना चिप्स कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ प्राइस बट डिलीवरी टू बी मेड आफ्टर 6 मंथ्स। मतलब अन्ना ने पहले ही पैसे दे दिए और बोला गया कि इसकी डिलीवरी 6 महीने बाद होगी। बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी द होल क्रॉप ऑफ द पोटैटो वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। अब हुआ क्या, जब डिलीवरी होनी थी उससे पहले ही सारे प्रोडक्ट्स हो गए डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ फ्लड। अन्ना चिप्स कंपनी डिमांडेड द पेमेंट ऑफ प्राइस विच इज ऑलरेडी मेड बाय इट। अन्ना ने जो पेमेंट करी थी अन्ना चिप्स कंपनी ने, वो वापस पैसे मांग रही है। किससे, वो पैसे मांग रही है रामविलास यादव से। रामविलास यादव डिनाइड रिटर्निंग द प्राइस बाय सेइंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल वाज ऑलरेडी एंटर्ड, हेंस क्रॉप्स बिलोंग्स टू अन्ना चिप्स कंपनी।
वो ऐसा बोल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने पहले एंटर कर दिया था और जितने भी क्रॉप्स उसके ऊपर उगे हुए थे वो सारे आपको बिलोंग करते थे, अब खराब हो गए तो आप इस चीज का नुकसान भुगतो। हैंस लॉस ऑफ द क्रॉप मस्ट बी बोर्न बाय इट। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, whether अन्ना चिप्स कंपनी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम रामविलास यादव और नॉट। लेट मी टेल यू, आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, नहीं पता तो सुनिए। अब देखो 100 क्विंटल के लिए जो है रामविलास यादव से अन्ना चिप्स कंपनी ने एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करा था कि वो 1000 रुपए पर क्विंटल पे इसके चिप्स को खरीदेगी। बट हुआ क्या, चिप्स की डिलीवरी से पहले जितने भी पोटैटो थे उस क्रॉप के अंदर वो सारे तबाह हो गए ड्यू टू फ्लड। तो आप एक बात बताओ, इस केस के अंदर क्या रामविलास यादव के पास राइट है उस पैसे को रखने का या नहीं, आप बताइए। तो सर ये जो केस स्टडी है ये आता है अग्रीमेंट टू सेल के अंदर, आपने सर पढ़ाया था अग्रीमेंट टू सेल के अंदर आता है। और अग्रीमेंट टू सेल को सेल बनाने के लिए 5 कंडीशनों का हमें फुलफिल करना पड़ता है। पहला, 2 पार्टीज तो होनी जरूरी है। दूसरा, गुड्स जो है डिलीवर हो गए हो और सेलर ने पे कर दिया हो, तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन है ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में क्या हुआ, गुड्स जो है डिलीवर ही नहीं हुए, तो यहां पे अग्रीमेंट टू सेल जो है सेल नहीं बन पाएगा, बिकॉज इसमें सेलर ने पे कर दिया, 2 पार्टी हैं, ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट क्रॉप्स नहीं बची। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक होता है ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी नहीं बचा तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, प्लस में गुड्स जो कि डिलीवर हुए तो हुए ही नहीं ना, गुड्स तो पहले ही बर्बाद हो गए रास्ते में, जब वो डिलीवर होते उससे पहले गुड्स बर्बाद हो गए। अब क्या होगा, सो सर यस सर, इस केस के अंदर रामविलास यादव को जो पैसे लिए हैं उसने अन्ना चिप्स कंपनी से, उसको ये सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर पे आइए फटाफट से। हाँ जी सर, तो इस केस में क्या हुआ, ये था अग्रीमेंट टू सेल, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू बी टेकन प्लेस एट द फ्यूचर टाइम, जो कि पोटैटो थे वो फ्यूचर टाइम में जाते are subject to some condition thereof is to be fulfilled, the contract is called as agreement to sell. An agreement to sell becomes sale when time elapses or the conditions are fulfilled, subject to which property in the goods is to be transferred. एक कंडीशन होती है एग्रीमेंट टू सेल की, सेल के अंदर तब्दील होने के लिए कि गुड्स हैं जो वो बायर के पास चले गए हों सेलर से। बट यहाँ सेलर था रामविलास यादव और बायर थी अन्ना चिप्स कंपनी, बट उस पर गुड्स तो पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही खराब हो गए। फ्यूचर गुड्स होते हैं जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और एक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस होते ये गुड्स जो कि फ्यूचर गुड्स होंगे, इस केस में पोटैटो, और ये प्रोड्यूस होते हैं नॉट मैन्युफैक्चर्ड। इन द इंस्टेंट केस देयर वाज एन अग्रीमेंट टू सेल बिटवीन रामविलास यादव एंड अन्ना चिप्स कंपनी एंड नॉट अ सेल बिकॉज गुड्स अंडर द अग्रीमेंट वाज फ्यूचर गुड्स इवन दो पेमेंट वाज मेड, चाहे उन्होंने पेमेंट कर दी थी, गुड्स थे फ्यूचर गुड्स, पेमेंट कर दी थी, बट प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द गुड इज असर्टेन। अब यहाँ पे गुड्स तो हुए नहीं, गुड्स वाज नॉट a certain property is not passed to the buyer and hence रामविलास यादव must return the price to the अन्ना चिप्स कंपनी। अन्ना चिप्स कंपनी को उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। सर जी समझ आई नहीं है, ये तो इजी केस स्टडी थी, एकदम डायरेक्ट केस स्टडी थी, इसके अंदर तो आईसीआई ने कुछ भी घुमा के नहीं पूछा हुआ था। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सर हो चुका है डन। कौन सा क्वेश्चन सर, ये भी डन हो चुका है। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिल एंटेड इन कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू प्रोड्यूस 1000 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। कपिल ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा राहुल के साथ 1000 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस विच शुड बी फिक्स्ड बाय अखिलेश। कोई थर्ड पार्टी इसका प्राइस फिक्स करेगी। राहुल ऑलरेडी डिलीवर्ड 600 liters out of 1000 liters to Kapil, but when remaining 400 liters was ready to deliver, Akhilesh denied fixing the price of the mustard oil. अखिलेश ने मना कर दिया, मैं मस्टर्ड ऑयल का प्राइस अब नहीं डिटरमाइन करूंगा। मतलब 2 बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, इसके अंदर जो तीसरी पार्टी है वो उस प्राइस को डिटरमाइन करती, बट हुआ क्या, 600 लीटर जब तक ऑयल ट्रांसफर हो गया था, अखिलेश ने मना कर दिया प्राइस डिटरमाइन करने के। राहुल आस्क्ड कपिल टू रिटर्न द ऑयल। अब राहुल ने मांगा टू रिटर्न द ऑयल ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड अवॉइड द डिलीवरी ऑफ 400 लीटर। अब राहुल ने मांगा कपिल से वापस से कि यार तू मेरे को ना बाकी बचाओ कुछ तो मैं दूंगा नहीं, प्लस में जो मैंने तुम्हें दिया वो वापस दे दो मेरे को, सिंस अखिलेश प्राइस इसका फिक्स नहीं करा। कपिल सूड राहुल फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 400 लीटर्स मस्टर्ड ऑयल। क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता? सर जी वो बिल्कुल कर सकता है। आ जाओ एक बार इसके एग्जाम आंसर के ऊपर, इसके अंदर की लैंग्वेज कैसे लिखी है एक बार आपको दिखाता हूँ। तो सर वो कैसे कर सकता है, देखो यार इसका प्राइस जो डिटरमाइन करना था
वो प्राइस डिटरमाइन किसको करना था? थर्ड पार्टी को। अब उसने थर्ड पार्टी ने जो प्राइस डिटरमाइन करा नहीं, इस केस के अंदर एक कंडीशन थी कि हाँ भाई प्राइस डिटरमाइन होगा थर्ड पार्टी तो ही वो गुड्स को डिलीवर करेगा, बट इसमें हुआ नहीं। तो इस केस के अंदर जो है अगर वो रख लेता है 600 लीटर ऑयल का, उसका प्राइस भी देना पड़ेगा और 400 लीटर का वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। आ जाओ, द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स कर दो या फिर और अग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल बाय वैल्यू, जिसके अंदर यहाँ पे था अखिलेश, और डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या फिर पार्टीज आपस में फ्यूचर में इस प्राइस को डिटरमाइन कर लेगी। अब सेक्शन 10 प्रोवाइड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। इसमें क्या हुआ? Where there is an agreement to sell goods on the terms that the price has to be fixed by third party and he neither does not or cannot make such valuation, the agreement will be void. ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void, बिकॉज इसके अंदर थर्ड पार्टी ने बोला था कि प्राइस डिटरमाइन करेंगे, बट थर्ड पार्टी ने इस एग्रीमेंट के अंदर प्राइस नहीं बताया, तो ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा void. In case a third party is prevented by the default of either party from fixing the price, the party at fault will be liable to the damages to the third party who is not at fault. मतलब अब इसके अंदर ना कोई बंदा प्राइस डिटरमाइन करने से ना रोके जा रहा है, थर्ड पार्टी को रोके जा रहा है, जो बंदा रोक रहा है वो इसकी वजह से जो भी डैमेजेस आते हैं वो बंदा लाइबल हो जाएगा उस डैमेजेस के लिए। However, buyer who has received and apportionated the goods must pay reasonable price to them eventually. तो इस केस में क्या होगा? बायर जिसने ये लिए हैं इवेंचुअली उसको उन गुड्स का प्राइस पे करना पड़ेगा। कपिल इज लाइबल टू पे अ रीजनेबल प्राइस ऑफ 600 लीटर, क्योंकि कपिल के पास ये गुड्स आ गए थे, उसको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, चाहे अखिलेश ने इसके अंदर प्राइस डिटरमाइन ना कराओ। एंड फॉर रिमेनिंग 400 लीटर्स वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। बात समझ आई? ये सर समझ आ गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब आते हैं, ये और भी क्वेश्चन आसान है। अब क्या हुआ? अब इसके अंदर ना देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं। अब सौरभ ने परचेज करा इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम विवेक फॉर 5000, 5,000 रुपये का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करा विवेक से ऑन द गन पॉइंट, मतलब बंदूक रख के हाँ भरवाइए, बंदूक रख के हाँ भरवाइए। अब इसके अंदर आपको एक पॉइंट ट्रिगर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? कोर्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। विवेक डिसाइडेड टू फाइल द कंप्लेंट एंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्शन अप्लाइड अगेंस्ट हिम बाय सौरभ, बट बिफोर ही कुड डू दैट सौरभ, अब इससे पहले करता वो सौरभ के ऊपर केस, सौरभ ने ना ये देखो, सौरभ ने ये लिया किससे था? स्कूटर विवेक से 5,000 रुपये में, बट गन पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी मान लो 80,000 रुपये। इसने 5,000 रुपये बंदूक दिखा के इससे 5,000 रुपये में ले लिया। मैं तो कह रहा हूँ 5,000 भी क्यों दिए, चलो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिफोर दिस कुड बी डू दैट सौरभ सोल्ड द स्कूटर टू विनय। उससे पहले क्या हुआ ना, उसने ना विनय को बेच दिया सौरभ ने स्कूटर, उससे पहले। अब विनय को तो कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे स्कूटर उसने खरीदा है सौरभ ने। अब विवेक उसकी गन पॉइंट से हट गया, तो विवेक ने स्यू करा सौरभ को और विनय को भी फॉर रिकवरी ऑफ स्कूटर। क्या वो कर सकता है? ऐसा सौरभ राइटफुल है दोनों को स्यू करने के लिए? सो सर द आंसर इज नो। यस बट नो। अब मैं बताता हूं कैसे नो होगा। कि नो, ही कैन नॉट स्यू बोथ सौरभ एंड विनय, बट यस ही कैन स्यू सौरभ। आप सौरभ को स्यू कर सकते हो। विनय की क्या गलती है? विनय तो इनोसेंट बायर है, ठीक है। उसने तो सौरभ से गुड फेथ में विद कंसीडरेशन विदाउट नेग्लिजेंस ये गुड लिया है, तो इस केस में जो है विनय के ऊपर केस नहीं कर सकता है विवेक केस कर सकता है सौरभ के ऊपर। आइए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 5,000 भी क्यों दिए थे, 5,000 देने की भी क्या ही जरूरत थी, पर चलो अब दे दिए तो दे दिए। देखो, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 29 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अ बायर वुड एक्वायर a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the grounds of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that contract had not been rescinded until the time of the sale। इसके अंदर ये कह रहा है, अगर आपने गुड फेथ में, चाहे आपने कोर्शन के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट लिया है और आगे आपने बेच दिया, तो आप जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हो सकता, हाँ आप आगे कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हो। इस केस में यही हुआ। सौरभ परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर विवेक से खरीदा था बाय अप्लाइंग कोर्शन। विवेक अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले बिफोर विवेक कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट सौरभ ने स्कूटर बेच दिया विनय को इन इनोसेंट बायर। विवेक ने स्यू कर दिया फिर सौरभ और विनय को। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इवन सौरभ परचेज द इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय अप्लाइंग कोर्शन, विनय
गॉट अ गुड टाइटल, विनय को गुड टाइटल मिला था बिकॉज उसने गुड फेथ में वो इनोसेंट बायर को बेचा था, और विनय यहाँ पे इनोसेंट बायर है। एज ही वॉज इनोसेंट बायर एंड परचेज द स्कूटर बिफोर सेटिंग असाइड a contract by the Vivek, hence Vivek cannot recover the scooter from Vinay, विनय से नहीं रिकवर कर सकता स्कूटर। however विवेक may claim damages from सौरभ, सौरभ के ऊपर वो केस कर सकता है, और उससे एक्चुअल अमाउंट है, उसने सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे, बट वो एक्चुअल अमाउंट सौरभ से ले सकता है, बट वो विनय से नहीं लेगा बिकॉज विनय तो एक इनोसेंट बायर है। सौरभ ने चाहे उसको कोर्शन से लिया हो, बट आगे उसने पैसे के साथ एक इनोसेंट बायर को बेचा था, बट इसलिए सौरभ को जो है वो केस कर सकता है विवेक सौरभ के ऊपर, बट विनय के ऊपर वो केस नहीं करेगा। बात समझ आई या नहीं समझ आई? सर बिल्कुल समझ आ गई। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, एक्सप्लेन लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल एज पर सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन, बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग। अब क्या होता है, ये ना दो पार्ट के अंदर आंसर आएगा, ये एक ही आएगा और ये भी एक आएगा, और फिर नेक्स्ट है ये भी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द प्रोविजन। अब इसका क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है, बस इसके अंदर हमें अगर लॉ अच्छे से पढ़ा होगा तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज रिटन इन द आंसर बाय आईसीआई। सेक्शन 64 ऑफ सोगा बोलता है बिड विद नोटिफिकेशन, अगर कोई सेलर बिड कर रहा है खुद से, मतलब किसी को बेचना है, वो खुद भी अपना कोई बंदा बिठा रहा है, वो खुद या तो बिड लगा रहा है, वो लगा सकता है, बट इसकी जो राइट इंफॉर्मेशन है वो पहले ही इसके अंदर नोटिफिकेशन के साथ डिक्लेयर करनी पड़ेगी बिड शुरू होने से पहले, कि हाँ भाई इसके अंदर सेलर भी बैठा है जो कि सेलर, तो कि उनको पता हो ना कि सेलर जो है वो भी इसके अंदर बिड लगा रहा है और वो लगा सकता है, वो ऐसा उन्हें पता है, क्योंकि देखो सेलर तो अपने प्राइस बढ़ाएगा ही, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई विद नोटिफिकेशन बैठा है, अगर वो प्राइस सही लगेगा तो वो आगे बढ़ाएंगे, अगर सेलर ही बढ़ाए जा रहे प्राइस को तो उन्हें आइडिया होगा। तो राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड expressly or on behalf of the seller, and where such right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any of the person on his behalf may bid at the auction। उसके बाद वो ऑक्शन के अंदर बिड कर सकता है अगर उसने राइटफुली उसकी नोटिफिकेशन दे दी हो। बट bid by seller without notification, where the sale is not notified to be subject to a right to a bid on behalf of the seller, मतलब आपने नोटिफाई नहीं करा कि सेलर भी इस ऑक्शन के अंदर बैठेगा, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल। तो ये लॉफुल नहीं है, इस बिड को हम लॉफुल कैटेगरी में नहीं मानेंगे, और ऐसी जो बिड होगी वो खत्म हो जाएगी चाहे किसी ने इसके अंदर ऑक्शन के अंदर कुछ भी खरीद लिया। बट बिकॉज सेलर को अगर ये कोई और बायर ने खरीद भी लिया और उस बायर को पता चल गया कि यहाँ पे सेलर बैठा था और उसने अननेसेसरी प्राइस बढ़ाए हैं, उसे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसकी नोटिफिकेशन नहीं थी, तो इस केस के अंदर ऐसी बिड को हम कर देंगे खराब। Knowing to take any bid from the seller or any other such person, and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. Bidder to retract from his bid. A sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer. एक सेल कंप्लीट हो जाती है टक 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 3 बार करने से, ये आपको मैंने क्लास में बताया था, 3 बार टक 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 करा तो हैमर से ये फॉल बाय हैमर से ये कंप्लीट हो जाती है। और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर, कोई और कोई मैनर हो, उन्होंने बोला 50,001, 50,002 और 50,003, उससे पहले किसी ने बोल दिया कि यार मेरे को ना अपनी बिड वापस लेनी है, जिसने बिड लगाई थी 3 बार टक 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 होने से पहले उसने बोल दिया नहीं नहीं मेरे को अपनी बिड वापस लेनी है, तो यस वो कर सकता है, इज मेड एनी बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, मतलब वापस ले सकता है उस बिड को। इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, मतलब उसने अपने बंदे बिठा रखे थे और उससे प्राइस बढ़वाया जा रहा था, तो होता क्या है देखो, फॉर एग्जांपल सेलर को तो अपने से ज़्यादा प्राइस चाहिए उस प्रॉपर्टी के, उस गुड के जो कि वो ऑक्शन के अंदर बेचना चाह रहे हैं। अब उसने क्या करा, उसको प्राइस को बढ़ाने के लिए उसने अपने बंदे बिठा दिए उस ऑक्शन के अंदर, वो बोल रहा है ये 50,000, 10, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, उसकी प्राइस की वैल्यू थी 50,000, बाद में पता चलता है तो ये ऐसी सेल हो जाएगी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, जिसके पास ये पैसा आया जो कि इनोसेंट बायर था, उसको बाद में पता चला कि तो प्रिटेंडेड बिडिंग की वजह से प्राइस बढ़े जा रहे थे, ऐसे केस के अंदर सेल हो जाएगी वॉइड, चाहे वो सेल कंप्लीट हो गई हो, 3 बार टक 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 कर दिया, बट बायर को पता चल जाता है, वो वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है तो सेलर अगर डिलीवर कर देता है कोई रॉन्ग क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर
बायर या तो पूरी क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकता है या फिर वो गुड रख के उसका रीजनेबल प्राइस पे कर सकता है। बायर में रिजेक्ट देम, बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड, अगर कम क्वांटिटी वो एक्सेप्ट कर रहा है, ही शैल पे देम एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट, या तो कॉन्ट्रैक्ट रेट हुआ जो भी रीजनेबल प्राइस हो उसको पे करना पड़ेगा। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड, पहले केस में हमने देखा था कि कम क्वांटिटी जो है सेलर ने बेची थी, बायर को भेजी थी, बट नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं सेलर ने ज्यादा क्वांटिटी भेज दी थी जो कि बायर ने मांगी थी, मतलब 100 की जगह 120 भेज देते। बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, उन्होंने 100 के लिए वादा करा था बट उन्होंने 120 भेज दी थी, तो बायर जो है 100 एक्सेप्ट कर सकता है और 20 को रिजेक्ट कर सकता है। और ही में रिजेक्ट द होल, वो चाहे तो 120 को भी रिजेक्ट कर सकता है, मैंने 100 मांगे थे आपने 120 भेजे, कैसे आप सारा ले जाओ। बट इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे देम द कॉन्ट्रैक्टेड, वो अगर सारे गुड एक्सेप्ट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड देना पड़ेगा। वेयर द सेलर डिराइव्स टू द बायर इज गुड ही कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मिक्स्ड ऑफ द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में क्या हुआ, थर्ड केस है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल क्वालिटी ए थी और क्वालिटी बी थी। क्वालिटी ए के अंदर बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट सेलर ने क्या करा, क्वालिटी ए भी भिजवा दी और क्वालिटी बी भी भिजवा दी। द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट और में रिजेक्ट द होल ऑफ द गुड। अब इसने क्वालिटी ए भी भिजवा दी और क्वालिटी बी भी भिजवा दी, तो जो बायर है वो रिजेक्ट कर सकता है पूरे को स्टॉक को, और वो चाहे तो वो जो क्वालिटी दोनों भी रख सकता है, और अगर वो एक रख रहा है तो उसका पे तो प्राइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर, बात समझ आई। तो हमारा ये सेल ऑफ गुड्स का भी खत्म हो जाता है आरटीपी। अब देखो बहुत ना एक दो केस स्टडी रह गई, तो इन्होंने ना ज्यादा देखो कंपनीज एक्ट की इजी केस स्टडी है, प्रॉमिसरी नोट की इजी केस स्टडी है, इसकी भी इजी केस स्टडी रहेगा। अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट से कर लेते हैं। अमित एंड अजय स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑफ द होलसेल ट्रेडिंग। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर केस स्टडी पूछी गई है। अमित और अजय ने एक बिजनेस चालू करा शुगर का। 3 लाख रुपए अमित ने डाले और अजय ने 1 लाख रुपए डाले। पार्टनरशिप डीड वॉज परफेक्टली प्रिपेयर्ड बट क्लॉज रिगार्डिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज नॉट मेंशन। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर मेंशन नहीं होता पार्टनरशिप डीड में, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, इस केस में प्रॉफिट्स जो है इक्वली शेयर होते हैं। ड्यू टू हैवी रेन स्टॉक ऑफ द शुगर वॉज स्पॉइल्ड, बारिश की वजह से इनका स्टॉक स्पॉइल हो गया एंड फर्म इनका लॉस ऑफ 60,000। अमित आज द अजय टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस। अमित ने ऐसा बोला अजय को, सिंस हमारे पास कोई प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा हमारे उसके अंदर नहीं है क्लॉज के अंदर, बट लॉस का भी नहीं है, तो अब आप इक्वली कंट्रीब्यूट करो। बट अजय अग्री टू कंट्रीब्यूट ओनली 25%। अजय बोलता है यार देखो मैंने 25% कैपिटल लगाई तो मैं 25% लॉस लूंगा in the ratio of capital contribution referring to the provision of internal contract how much to be contributed by Ajay to the firm loss। आप बताओ कितना होगा। सर मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको इक्वली ही लॉस को भी बांटना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी, तो इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल रेशियो में बटेगा। आ जाओ एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। देखो इजी केस स्टडी है ना, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, आपने ये सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। आ जाओ। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न एंड सो कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। अगर कुछ ना लिखा, द अमाउंट ऑफ पार्टनर शेयर मस्ट बी सर्टेन एज पर द अग्रीमेंट, बट इफ देयर इज नो अग्रीमेंट देन एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर द फर्म बिजनेस। अगर कुछ नहीं लिखा, देखो अग्रीमेंट में लिखा है 2:1 है, 3:1 है, उसके रेशियो में हुआ। अब ऐसा अग्रीमेंट में तो लिखा नहीं हुआ, सो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द प्रोपोर्शन इन विच द पार्टनर शेयर शेयर द प्रॉफिट एंड द प्रोपोर्शन इन विच दे हैव कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द फर्म। ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा। Ajay wanted to contribute only 25% to the loss in the ratio of capital contribution, while Amit requested to equally share in the loss। अमित ने बोला भाई इक्वल शेयर होगा। हमारी पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि हम कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की रेशियो में लिखेंगे, या कोई रेशियो नहीं दे रखी है। On the basis of provision, the facts of the problem given, Ajay must share the losses equally as there was no agreement between the partners regarding share of profit. Ratio of capital contribution is not related with the ratio of sharing profit। Capital contribution कोई एक ऐसी रेशियो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लॉस भी इक्वली ही बटना चाहिए सिंस देयर इज नो अग्रीमेंट, और रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिलेटेड विद द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। बात समझ आई या नहीं समझ आई? कुछ है नहीं ना अलग, जो मैंने आंसर बताया था वही है। अब आता है 14th क्वेश्चन, आसान चल रही है अब केस स्टडीज, फटाफट फटाफट कवर हो जाएंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप? फटाफट से देख लेते हैं सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मेशन
पार्टनरशिप ऑलवेज राइजेज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक पार्टनरशिप, एक दो बंदे आते हैं साथ में, वो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। अब को ओनरशिप क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक का नाम था राहुल, राहुल के थे, राहुल डिस्क्लेमर है, या फिर छोड़ो मैं किसी का नाम लेता ही नहीं, एक बंदा था एक्स, एक्स के दो बेटे थे ए और बी, एक्स के दो बेटे थे ए और बी। अब क्या हुआ, एक्स मर गया, एक्स डाइड, इसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी 1 लाख रुपए की। जब ये मर गया ना, तो अब इसके जो दो बेटे हैं ना, ये इक्वल ओनर बनेंगे, पार्टनर नहीं बनेंगे। इक्वल ओनर बनेंगे, पार्टनर नहीं बनेंगे। ऐसे ओनरशिप को हम बोलते हैं को ओनरशिप, जिसके अंदर वो ड्यू टू इनहेरिटेंस, मतलब क्योंकि इसके बेटे थे, अब ये जो जमीन है इसके बेटे के नाम होगी, आधी आधी जमीन, तो ये पार्टनरशिप में एंटर नहीं करेंगे, ये कोनरशिप में एंटर करेंगे, को ओनरशिप में। द कोनरशिप में अराइज फ्रॉम द अग्रीमेंट और बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ सच एज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की वजह से अग्रीमेंट आया। इंप्लाइड एजेंसी क्या है? अब पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, बट कोनर में ऐसा नहीं होता, कोनर नॉट द एजेंट ऑफ द अदर कोनर। मतलब पार्टनर में क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, बट को ओनर में ऐसा नहीं होता, को ओनर खुद का ही ओनर होता है, वो दूसरे के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब अगर उन्हें जमीन बेचनी है तो दोनों की सहमति होनी जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि एक जमीन बेचा है तो दूसरे की उसमें सहमति माननी पड़ेगी। ऐसा पार्टनर के केस में हो सकता है, पार्टनरशिप के केस में, बट को ओनरशिप के केस में नहीं हो सकता। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स दैट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज मस्ट हैव टू बी शेयर्ड। को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। जरूरी नहीं है इसके अंदर कोई प्रॉफिट एंड लॉसेज की शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे को ओनर हो तुम, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, रेंट पे जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही तो ठीक है, इसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का कंसेंट देके ही इस पार्टनरशिप को हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट को ओनरशिप में क्या होता है, मे ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और इज राइट्स इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स। मतलब जैसे एक्स की जो जमीन थी वो ए और बी के नाम आती है, और बी को ये अपना पार्ट बेचना है, तो ये बेच सकता है विदाउट, सेल कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ ए। यस, वो कर सकता है, ये को ओनरशिप में तो हो जाएगा। बट अगर दो पार्टनर हैं, मान लो सी और डी दो पार्टनर हैं, सी और डी जो पार्टनर हैं, और डी को अपना पार्टनरशिप का इंटरेस्ट बेचना है, तो वो बेच सकता है, बट उसको सी का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद तो वो इंटरेस्ट कंसेंट से बेच सकता है, अदरवाइज नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर रीजंस देने हैं, वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप एज पर द प्रोविजंस अंडर पार्टनरशिप एक्ट। क्या ये पार्टनरशिप है एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट और नॉट। एक्स वाई जेड अग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट्स इक्वली, बट द लॉस इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय एक्स अलोन। इज इट द केस ऑफ पार्टनरशिप? बताओ हाँ या ना। तो यार देखो, आप अगर पार्टनरशिप के अंदर ऐसा बोल रहे हो कि हाँ भाई हम प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड करेंगे, बट जो भी लॉस होगा वो एक्स बोन करेगा, तो यस, ये एक वैलिड पार्टनरशिप मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, देखो मैं आपको बताता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द वन एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलती है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब ये पार्टनरशिप क्यों है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल फीचर, बट कहीं पे पार्टनरशिप के एक्ट में ये नहीं लिखा कि नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इफ एनी, बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट। यस, मतलब ये रिक्वायरमेंट एसेंशियल नहीं है कि प्रॉफिट, जो लॉस है वो भी शेयर होना जरूरी है। अगर लॉस शेयर नहीं हो रहा है तो इस केस के अंदर इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर द लॉसेज। मतलब एक और एक से ज़्यादा पार्टनर शेयर लॉस कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर उसके ऊपर कुछ एक्शन हो और इसके बेसिस पे पार्टनरशिप को हम अवॉइड कर सकते हैं। लॉसेस के बेसिस पे कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, एक्स अ पब्लिशर अग्रीज टू पब्लिश अ बुक एट हिज ओन एक्सपेंस written by A to pay by Y half of the net profit. Does this create a relationship between X and Y? यार इसके अंदर ना सबसे पहले ना म्यूचुअल एजेंसी है ना कोई अग्रीमेंट है। सबसे पहले तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं है भाई, Y लिख रहा है
बुक और जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बटेगा। ये कैसी पार्टनरशिप होती है भाई? उसके अंदर दोनों की म्यूचुअल एजेंसी होनी ज़रूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विच इज़ प्राइमा फेसी एविडेंस एग्जिस्ट बट म्यूचुअल एजेंसी एक्स एंड वाई की नहीं है, विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट बट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। तो इस वजह से ये दिस इज़ नॉट द केस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, म्यूचुअल एजेंसी ज़रूरी है, इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, उस म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट नहीं है, इस वजह से ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। A and B purchases a tea shop and incur additional expenses for purchasing of utensils, each contributing half of the total expenses. The shop is leased out on a daily rent, which is divided between both of them. Does this arrangement constitute a partnership? यार सबसे पहले तो यहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, नया म्यूचुअल एजेंसी है। इन्होंने क्या करा, एक शॉप थी, उसके अंदर यूटेंसिल्स खरीदे और उसको रेंट पे चढ़ा दिया। ये पार्टनरशिप का नहीं आता कंसर्न, क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी की वजह से कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, इन्होंने एक रेंट पे भाड़े पे दुकान चढ़ा दी है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले क्या है, पर्सन हु शेयर अमंग देमसेल्फ द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स, रादर देयर कोनर्स हैं ये, बिकॉज देयर इज नाइदर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस नॉर म्यूचुअल एजेंसी। तो ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। यस सर। अब कुछ क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का बचा है, एक बार वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप? ये भी फटाफट से हो जाना चाहिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी इफेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेंडिंग अ पोस्ट। अब क्या क्या एप्लीकेशन लगानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए? बाय सेंडिंग अ पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार, या तो रजिस्ट्रार को पोस्ट भेज दो या डिलीवर कर दो। एरिया इन विच द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, और द स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी। आपको क्या करना है, अगर आपको रजिस्टर करानी है पार्टनरशिप फर्म, आपको रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो पार्टनरशिप डीड के साथ। उसके अंदर फर्म नेम होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नेम ऑफ एनी अदर प्लेस होना चाहिए, डेट एंड ईच पार्टनर कब ने ज्वाइन करा, नेम एंड फुल परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर होना चाहिए, ड्यूरेशन कितने समय के लिए है, वो वॉलेंट्री भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस की वजह से आई है फर्म, उसका टाइम भी हो सकता है। द स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स स्पेशली, या तो वो खुद से साइन करे या फिर उनके एजेंट भी साइन कर सकते हैं। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, उनको वेरीफाई मतलब साइन करना पड़ेगा। अ फर्म शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बट इसको छोड़ दो। अब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है। व्हेन द रजिस्टर इज सेटिस्फाइड दैट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लाइड विद, देन ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री टू द स्टेटमेंट रजिस्टर कॉल्ड रजिस्टर ऑफ द फर्म एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट, देन ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज ड्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड एज सून एज द एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म with the prescribed fee and necessary detail containing the particular of partnership is delivered to the registrar. डिलीवर हो जाते हैं रजिस्ट्रार को। द रिकॉर्डिंग ऑफ एनी एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म इज रूटीन ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड even after suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit. मतलब फॉर्म जो है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो सू तो कर नहीं सकती, बट किसी ने स्यू कर दिया तो आप क्या करो, पहले स्यू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले फॉर्म को रजिस्टर करो फिर दोबारा से फ्रेश सूट फाइल कर दो, ऐसी चीज़ पॉसिबल है। तो सर हमारा पार्टनरशिप तक तो खत्म हो चुका है आरटीपी। अब हमारी 2-3 चीज़ों की आरटीपी रह गई है, इसको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं। आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अब जो 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन है, 21, 22 जो कि अब बच गया कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसको हम एक पार्ट 2 बनाते हैं आरटीपी का, उसके अंदर कवर करते हैं, डिटेल के अंदर इस चीज़ को भी कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों को जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये आरटीपी की डिस्कशन इन डिटेल अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं अब सीए फाउंडेशन के अंदर ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा और आपका साथ देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, लव यू, बाय बाय।